आज हम बात करेंगे अजन्मे व्यक्ति के बीच संपत्ति के अंतरण के बारे में। क्या किसी संपत्ति का अंतरण एक ऐसे व्यक्ति को किया जा सकता है जो बच्चा अभी जन्म भी न लिया हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजन्मे व्यक्ति के बीच, अजन्मे व्यक्ति के समक्ष संपत्ति का अंतरण। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण हो सकता है या फिर अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है। अब इस संदर्भ में अगर देखा जाए कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण हो सकता है या फिर अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप संपत्ति के अंतरण शब्द की परिभाषा को देखेंगे जो सेक्शन 5 में टीपी एक्ट में दिया गया है, तो जब आप सेक्शन 5 को पढ़ोगे, चूंकि धारा 13 में तो जरूर लिखा गया है अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के अंतरण की बात की गई है, लेकिन सेक्शन 5 जब आप देखोगे टीपी एक्ट का, तो वह संपत्ति के अंतरण शब्द को डिफाइन किया है और धारा 5 में कहता है कि संपत्ति का अंतरण किसके बीच हो सकता है। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो संपत्ति का अंतरण सेक्शन 5 कहता है कि जब भी किया जाएगा तो वह जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के बीच में ही संपत्ति का अंतरण हो सकता है। मतलब लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन की बात यहाँ पर की गई है, राइट। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें से जो इसेंस निकल करके आएगा धारा 5 में, वह निकल के आता है कि संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति लिविंग पर्सन से लिविंग पर्सन के बीच ही हो सकता है, राइट। संपत्ति का अंतरण किसी ऐसे पर्सन को नहीं किया जा सकता जो जीवित न हो, या फिर यूं कहें ऐसे किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता जो मां के गर्भ में भी न हो, जहां तक कि धारा 5 का सवाल है। तो धारा 5 इस बात को अभिव्यक्त करता है कि अगर ए जीवित व्यक्ति है और बी भी जीवित व्यक्ति है तो संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। संपत्ति के अंतरण की अलग अलग रीति है, विक्रय, बंधक, पट्टा, दान, विनिमय, इन सब के माध्यम से संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति के बीच में संपत्ति का अंतरण हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर अजन्मे व्यक्ति का है, तो फिर अजन्मे व्यक्ति किसको कहते हैं? क्योंकि अनबॉर्न पर्सन के अंतर्गत आप किसको रखेंगे? तो अजन्मा व्यक्ति का जहां तक सवाल है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जन्म न लिया हो। अजन्मे व्यक्ति का मतलब किससे है? एक ऐसे व्यक्ति से है जिसने कि जन्म न लिया हो, उस व्यक्ति को हम अजन्मे व्यक्ति के अंतर्गत रखेंगे। तो जिस व्यक्ति ने जन्म न लिया हो, जिस व्यक्ति ने जन्म न लिया हो, उसे हम कहाँ रखेंगे? अगर वो उसने जन्म नहीं लिया है तो उसे हम अजन्मे के अंतर्गत रखेंगे। समझ में आ रही बात? तो सवाल है कि ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म न लिया हो, लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति जो मां के गर्भ में है? चूंकि बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि मां के गर्भ में होता है तो उसे बायोलॉजिकली एग्जिस्टेंस में माना जाता है। तो क्या ऐसे बच्चे को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है? तो यहां पर ऐसा बच्चा जो मां के गर्भ में भी है, उसे भी अजन्मे व्यक्ति के तरह ही ट्रीट किया जाता है। सेक्शन 13 के प्रयोजन के लिए मेरी बातों पे ध्यान देना। मां के गर्भ में बच्चे का आना बायोलॉजिकली तो एग्जिस्टेंस में है, लेकिन सेक्शन 13 के प्रयोजन के लिए वह बच्चा अभी भी अजन्मा माना जाएगा। तो सवाल अगेन वही उठता है कि ऐसे अजन्मे व्यक्ति जो कि मां के गर्भ में हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति जो अभी गर्भ में भी नहीं आया है, क्या उसके पक्ष में संपत्ति का अंतरण हो सकता है? तो इस संदर्भ में जब आप सेक्शन 13 पढ़ेंगे तो धारा इस बात का जवाब है कि हां, अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण हो सकता है। अब अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण कैसे हो सकता है, इसको लेकर के सेक्शन 13 जब आप पढ़ेंगे, धारा 13 आप पढ़ेंगे, तो धारा 13 में कहता है कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अगर आपको संपत्ति का अंतरण करना है तो सबसे पहले एक
लिमिटेड इंटरेस्ट, और वह लिमिटेड इंटरेस्ट प्रायर इंटरेस्ट के तौर पर क्रिएट किया जाना आवश्यक है, और वह पूर्व हित न्यास के रूप में सृजित किया जाना चाहिए। मतलब कि यहां पर अगर कोई संपत्ति का अंतरण करना चाहता है तो संपत्ति का अंतरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे पूर्व हित को सृजित करना होगा, पूर्व हित को न्यास के रूप में सृजित करना होगा, सृजित करना होगा। दूसरी चीज अगर देखा जाए कि प्रायर इंटरेस्ट को जब आपने सृजित किया तो पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व जिस डेट को प्रायर इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उस डेट की समाप्ति के पूर्व उस अजन्मे व्यक्ति का जन्म लेना आवश्यक है। तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट अगर आप देखें तो यहां आप पाएंगे कि पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व अजन्मे का जन्म लेना। तो सेकेंड पॉइंट में हम यहां पे लिख रहे हैं कि पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व अजन्मे का जन्म लेना आवश्यक है, जन्म लेना कंपल्सरी है। और जब आप तीसरा इसेंशियल देखेंगे तो तीसरा इसेंशियल कहता है कि ऐसा अजन्मा व्यक्ति को जो हित दिया जा रहा है वह हित अवशिष्ट पूर्ण हित के रूप में, जो भी रेसिड्यूरी इंटरेस्ट दिया जाएगा, अवशिष्टात्मक हित जो अजन्मे को दिया जाएगा वह अवशिष्टात्मक हित पूर्ण हित के रूप में दिया जाएगा। तो तीसरा इसेंशियल हम यहां पर लिख रहे हैं कि जो अवशिष्ट हित दिया जाएगा वह अवशिष्ट हित पूर्ण हित के तौर पर दिया जाएगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के तौर पर उस अजन्मे व्यक्ति को दिया जाएगा। अगर ये तीन चीजें हैं तो आप समझिए अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण हो सकता है। लेकिन एक सवाल यह है कि पूर्व हित होता क्या है और हमने पूर्व हित को सृजित किया क्यों? हमने लिखा कि पूर्व हित का सृजन न्यास के रूप में हो सकता है, तो आखिर ऐसा कैसे संभव है? इस संदर्भ में मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए और इसके पास एक P1 प्रॉपर्टी है। इस P1 प्रॉपर्टी को ए एक अजन्मे व्यक्ति को देना चाहता है। अब अजन्मा व्यक्ति कौन है? कोई भी जिसे ए देना चाहता हो सकता है कि ए अपने बेटे के बेटा को देना चाहता हो जो अभी दूर दूर तक अस्तित्व में नहीं है। ए के बेटे की शादी भी नहीं हुई, लेकिन ए यह सोच रहा है कि कल होकर के जो मेरा पोता होगा या मेरा जो परपोता होगा उसे यह प्रॉपर्टी मिले। इंसान सोच तो कुछ भी सकता है, और जनरली आप देखेंगे कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस तरह के थॉट भी आते हैं। अब यहां पर अगर ए अपनी इस P1 प्रॉपर्टी अपने बेटे के बेटे को देना चाहता है, जबकि बेटे की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, एक इस प्रॉपर्टी को देना चाहता है अपने पोते के नाम, जबकि पोता का दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं है, बेटे की शादी भी नहीं हुई है। तो अब ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 13 कहता है कि अगर आप अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण करना चाहते हैं तो एक पूर्व हित को सृजित करें, एक प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट करें। यहां पर ए इस P1 प्रॉपर्टी के संदर्भ में एक प्रायर इंटरेस्ट बी के पक्ष में क्रिएट कर सकता है। और यहां पर मान लो कि इसने 1 जनवरी 2002 को एक संपत्ति का अंतरण बी के पक्ष में किया और कहा कि 20 साल तक हो सकता है कि बी यहां पर ए का बेटा हो। उसने बी को कहा कि तुम इस संपत्ति पर 20 साल तक इसका यूज करोगे, संपत्ति का उपभोग करोगे। लेकिन 20 साल के बाद जैसे ही बी का बेटा अस्तित्व में आएगा, यह प्रॉपर्टी उसके बेटे में निहित हो जाएगी।
तो इस वजह से आप यहां पर क्या देखते हैं, जो P1 प्रॉपर्टी है यह P1 प्रॉपर्टी B के बेटे में कहीं ना कहीं सक्सीड कर जाएगी। अब यहां पर B को जो 20 साल का उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिया, यह एक तरीके से देखा जाए तो पूर्व हित को सृजित किया गया और इस पूर्व हित का सृजन न्यास के रूप में किया गया। B यहां पर न्यासी समझा जाएगा, B यहां पर एक तरीके से ट्रस्टी है और A यहां पर न्यास करता है, राइट। तो B को न्यासी बना दिया। न्यासी बनाने का एकमात्र प्रयोजन यही था कि जब तक B का बेटा अस्तित्व में नहीं आता है, जब तक B का बेटा जीवित नहीं पैदा होता है, तब तक B उस संपत्ति की केवल देखरेख करेगा, राइट। तो यहां पर B का बेटा 20 साल के लिए किया गया। B की शादी 2010 में हो गई मान लीजिए, तो 1 जनवरी 2010 से 20 साल मतलब क्या, 1 जनवरी 2022 तक जो B को इंटरेस्ट मिला, यह इंटरेस्ट लिमिटेड इंटरेस्ट के तौर पर मिला। अब यहां पर B के बेटे को 1 जनवरी 2022 को या 1 जनवरी 2022 से पहले किसी न किसी रूप में एग्जिस्टेंस में आना पड़ेगा। अब जैसे ही B का बेटा यहां पर अस्तित्व में आया, मतलब B का बेटा मान लो 5 सितंबर 2021 को जन्म ले लिया, तो 5 सितंबर 2021 को जन्म लेते ही जब आप सेक्शन 20 पढ़ेंगे टीपी एक्ट का, तो वह कहता है कि एक अजन्मा जन्म लेते ही निहित हित को अर्जित कर लेता है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि यहां सबसे पहले कि संपत्ति का अंतरण पूर्व हित को न्यास के रूप में सृजित किया गया, और दूसरा पूर्व हित की समाप्ति के पूर्व अजन्मे को जन्म लेना। यहां पर अजन्मा जैसे ही 5 सितंबर 2021 को जन्म लिया, वैसे ही वह निहित हित को अर्जित कर लिया। मेन पॉइंट यहां पर अवशिष्ट हित जो दिया गया, यह अवशिष्ट हित पूर्ण हित के रूप में दिया जाएगा, राइट। मतलब सारा का सारा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट यहां पर अजन्मे को दिया जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि धारा 13 में जो प्रोविजन दिया गया है कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण हो सकता है, बिल्कुल यह नियम टीपी एक्ट के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में भी संपत्ति का अंतरण हो सकता है। धन्यवाद।